सो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट टेरा पर। तो आप लोग जैसा कि डिमांड कर रहे थे कि फ़िज़िक्स के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए वो वीडियो बनाई थी। तो स्टूडेंट लोग कह रहे थे जो यूके बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के हैं कि उन्हें इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बता दीजिए। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को पार्ट 1 जो मैंने वीडियो सॉल्व कराई है वहाँ पे उसके सारे न्यूमेरिकल इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताए हैं। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर की न्यूमेरिकल है ये और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं ये कहूँगा कि आपको इनको तैयार करना है और इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रिपरेशन। और किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, मतलब आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल में आपको देखना है कि किन किन टॉपिक्स से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं और आपको इन टॉपिक के फॉर्मूलाज को बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना है, इन न्यूमेरिकल को कर लेना है और सीख लेना है कि कैसे ये आपसे इसमें भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसलिए एंड तक जरूर देखें। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बताने की। और सोल्यूशन के लिए आप पार्ट 1 वीडियो जो हिंदी मीडियम वालों को मैंने सॉल्व करा रखी है वहाँ चेक कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फॉर्मूले क्या लग रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, डायमंड एंड वाटर आर दिस एंड दिस, फाइंड इन विच ऑफ दीज द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, डायमंड एंड वाटर यू हैव टू गिवन। ठीक है, और दिस क्वेश्चन इज टेल यू दैट व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, इन विच ऑफ दीज मीडिया। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन से मीडियम में अगर इतना 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 इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, ये बताना है किस में। तो वाटर इसका राइट आंसर है। क्यों है वाटर का? क्योंकि देखो फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इज 1 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v, वेयर v is speed of light and as is a refractive index. So if the refractive index is small, then by this formula you can say that v is maximum. So what is the value of refractive index for water? This is 1.33. So 1.33 is less than all these two value. So the value of speed of light is maximum for what? Water. So the answer is water. So इसी तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि वाटर जो है वो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो छोटा होगा, कम है, छोटा नहीं कम है। एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड इन 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल है जो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है तो उस पर फोर्स बताना है कितना लगेगा। सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, वेयर F इज द फोर्स एंड Q इज द चार्ज ऑन दैट स्पेशल पार्टिकल एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल? So the value of alpha particle charge is this coulomb. So easily हम लोग find कर सकते हैं what is the force on alpha particle because E is given and we know that what is the value of charge on alpha particle this. So आसानी से find out कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ, 0.5 मीटर mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस दिस, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ठीक है, यू हैव टू गिवन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस। सो इजी तरीके से R इज इक्वल टू रो L बाई ए का फॉर्मूला लगाना है एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज रो। देन इसका जो अगला पार्ट है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन व्हाट इज रेजिस्टिविटी नाउ। ठीक है, अगर लेंथ को आप डबल कर दें वायर की तो रेजिस्टिविटी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो इजी चीज़ है, देखो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर एंड मटेरियल। इन दो चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। तो द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज नॉट चेंज, ओनली द लेंथ ऑफ द वायर चेंज। ठीक है, तो व्हाट इज द फिजिकल चेंज ऑन द मटेरियल, दिस इज नॉट इफेक्टेड द रेजिस्टिविटी। So the value of resistivity is not
अफेक्टेड एंड यू कैन से एनी चेंज इज़ नथिंग। ठीक है, तो लेंथ पे कोई भी आप असर करो, आप एरिया पे असर करो, कोई दिक्कत नहीं होगी रेजिस्टिविटी को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज होगी और टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन दी रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड टू दिस सप्लाई, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड टोटल पावर इन 1 साइकिल। तो आपसे आर गिवन है, एक करंट को हमें कनेक्टेड कर रखा है हमने रेजिस्टेंस को इतने सप्लाई से, RMS वैल्यू और 1 साइकिल में पावर पूछ रहा है। तो फर्स्ट यू नो दैट दिस सप्लाई, यू हैव टू गिवन दिस सप्लाई। तो व्हाट इज दिस, what is the value, this is VRMS. Always remember that this is VRMS. If you have given any alternative current or any supply, always remember that the voltage here is always VRMS voltage. ठीक है, और this is simply frequency of the alternative current voltage. So this is ERMS या VRMS बोल देते हैं ऐसे, and this is N frequency. So the question is, what is the RMS value of current? So the formula is IRMS is equal to VRMS upon R, because there is only one resistance R. So here we can put R. So the value of VRMS is 220 and R is 50. So easy तरीके से फाइंड कर सकते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट। टोटल पावर इन 1 साइकिल, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 VRMS इंटू IRMS। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे होता है, यही होता है, या फिर शायद होता है P इज इक्वल टू VRMS IRMS। ठीक है, मुझे फॉर्मूला थोड़ा ढंग से याद नहीं है, तो शायद ये वाला फॉर्मूला होता है, 1/2 नहीं होता है। तो ये VRMS भी पता है, IRMS भी पता है, इजी तरीके से टोटल पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R इज दिस इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू दिस, circuit is connected with the alternative voltage this। ठीक है, here you have to given equation of alternative voltage। ठीक है, और पूछ रहा है impedance of the circuit and maximum current। so the impedance of the circuit, first of all you know what is the circuit is। तो the circuit is RL circuit because you have to given only R and L value। ठीक है, so the what is the impedance of RL circuit? This is donated by ZRL and the value is R square plus X square L। अब here R is given but what is X is L, so the XL is the omega into L। so omega भी given है but what is L given है but what is omega। so इस टाइप की कभी भी आपको न्यूमेरिकल गिवन हो, तो जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द सर्किट यू हैव टू गिवन, एंड द अदर थिंग the voltage you have to given, you can always compare this type of equation in standard equation। so what is the standard equation? E is equal to E0 sin omega t। when you compare this equation from the given equation, you can easily know this is E0 and this is 200। so यहाँ से E0 पता चल गया, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है 300, तो ओमेगा आ गया ना, ओमेगा ही चाहिए था अपने को, तो बस एक्सेल इजी तरीके से ओमेगा इन 12 करके निकल जाएगा और इम्पिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट। सो द मैक्सिमम करंट इज गिवन बाय E0 बाय ZRL। अब वाई वी पुट हेयर E0 नॉट ERMS? सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, दिस इज you know very well, we have to find what this is I0, and I0, if you find I0, so you always put and always used E0, ठीक है, नॉट ERMS। तो जब I0 निकाल रहे हो तो E0 लिखना है, ठीक है, और जब ये IRMS निकाल रहे हो तब ERMS लिखना है। तो क्या वोल्टेज है, क्या चीज़ है, ये क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को बिल्कुल ढंग से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ZRL यूज़ करा, अब R यूज़ नहीं करा, क्यों? क्योंकि RL की जो इम्पिडेंस है वो ZRL है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मात्र R गिवन था, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में केवल R था, यहाँ पे ZRL होगा क्योंकि इंडक्टेंस भी अपना कोई रेजिस्टेंस लगाएगा, और रेजिस्टेंस तो है ही, रेजिस्टेंस भाई उसका तो काम ही यही है, इंडक्टेंस का भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियाई इज 1:2, then find the ratio of their mass number. So you have to given ratio of radius of two nuclei, and you have to find
mass number ratio. So what is the relation between this you can easily find out by this formula. ठीक है, R1 upon R2 is given here 1/2 and A1 by A2 you have to find. So we can use this type of formula and easily we can find the ratio of their mass number. The seventh question is a parallel plate capacitor whose plate have air between them have capacitance 12 picofarad. ठीक है, sorry, if the distance between plates becomes half and dielectric material whose dielectric constant is 6 placed between the plates, so what is the new capacitance of capacitor. ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक बार में पढ़ने से पहली बार अगर देखो किसी को कोई न्यूमेरिकल नहीं जानता है, पढ़ेगा तो पढ़ते ही रह जाएगा, वो क्या है क्या नहीं गिवन है. तो देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल को जब भी आपको, देखो कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल, पहली बात तो ये, लेकिन हाँ जब कभी पहली बार चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं होती, तो आप कम से कम 2 बार तो पढ़ोगे तब जाके चीज़ समझ में आ रही होंगी. क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों के बीच एयर है और उसका कैपेसिटेंस हमें 12 पिकोफैरेड गिवन कर रखा है. ठीक है, व्हेन यू हैव ओनली एयर बिटवीन द प्लेट्स देन द कैपेसिटेंस इज 12 पिकोफैरेड. इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बिकम्स हाफ, यानी कि अब जो प्लेट की डिस्टेंस है वो आधी कर दे, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6 प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, सो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. अब कह रहा है एयर की जगह अब हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया उनके बीच की, और क्या भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया उनके बीच में यहाँ ऐसे. तो कह रहे हैं आप बताओ भैया, अब आप बताओ कितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी. भैया जब ऐसा कुछ कर रहे हो तो दूरी आधी कर रहे हैं बीच में पता नहीं क्या भर दिया हमने, तो इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं. देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको एयर के लिए पहले गिवन है तो आपको फॉर्मूला लगाना है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. ठीक है, के यहाँ पे 1 होता है इसलिए वो यूज़ में ही नहीं लेके आए. अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया ए के एप्सिलॉन अपॉन डी से क्या कि एयर के लिए कितना है, के यहाँ पे 1 हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ. अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जब उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिट कर देंगे उसके बीच में, तो अब जो नई एरिया तो देखो यही है, इस बार के यूज़ होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है, एप्सिलॉन नॉट ये, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हाफ भी कर दिया ना. भाई इन दोनों को डिवाइड करो आसानी से, यू कैन फाइंड सी, यू कैन बी इजीली फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी बाय सॉल्विंग दिस. तो बहुत ईजी था. देखो ऐसे ही द एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एट ग्राउंडेड स्टेट इज दिस, when electron is transmitted from third to second orbit then find the energy of emitted photon and its wavelength. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी गिवन है. कह रहा है जब ये थर्ड से सेकंड में कहा जा रहा हो, फुदक के जा रहा हो, ट्रांसमिशन हो रहा हो बिटवीन थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन एंड ऑल्सो इट्स वेवलेंथ. तो उस समय बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी एमिटेड फोटोन की और वेवलेंथ. तो देखो यहाँ पे अभी मैं ये वीडियो पहले ही बना रहा था, तो हुआ क्या कि यार स्पेस नहीं था ना, पूरी वीडियो जो मैंने बनाई थी दोबारा से बनानी पड़ रही है. ठीक है, और एक बार जो है ये 2 बार हो चुका है. असल में ये वीडियो कल ही बन चुकी होती, कल जब मैं बना रहा था, फिर ये स्पेस के कारण दोबारा सब कुछ हुआ, अभी दोबारा फिर हो गया, अब तीसरी बार बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पहले अभी ये सॉल्व करके रखा हुआ था, मतलब जब मैं दोबारा बता रहा था. तो वी नो दैट व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. So the energy formula is En is equal to minus 13.6 n square electron volt. ठीक है, so where n is number of orbit, so the transition is between third to second. So the energy of third orbit, ठीक है, not orbit, the energy of electron in third orbit is minus 13.6 by 3 square which is 9. एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट दिस. ठीक है, 2 लगा देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा. सो द व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन. तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी जो आती है माइनस करके आती है E2 माइनस E3, क्योंकि बोहर टेल्स दैट इफ द ट्रांजिशन टेक प्लेस बिटवीन द वेरियस लेवल और ऑर्बिट देन ओनली द एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, एंड एमिटेड बाय द electron. So the emitted energy is this, and further we have to find wavelength. So
डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। डेल्टा इज वी हैव टू फाइंड डेल्टा इज हेयर, ठीक है, और एच सी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो लेमडा इजी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ऐसे करने ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 is situated at straight line in air. The distance between Q1 Q2 is 2 centimeter. Q2 and Q3 is 4 centimeter. Find the electrostatic energy of this system. So easy है, 3 चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3, ये स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से प्लेस्ड हैं एयर में। गिवन कर रखी है इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहे हैं सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है। तो बहुत ईजी है, Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। R12 मैंने यहाँ पे क्यों बोला, बिकॉज R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर एनर्जी एंड द सेकंड पेयर एनर्जी इज Q2 एंड Q3। दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल फॉर रेड, वायलेट एंड येलो कलर दिस एंड दिस। So you have to given refractive index of red, violet and yellow color, and you have to find dispersive power of the material. So very simple question. The dispersive power is given by NV minus NR 1 minus NY, ठीक है। So easy तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग क्या वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। 1 माइनस होगा, NV माइनस 1 होगा वो शायद, तो देख लेना, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला मुझे इसका याद नहीं है नीचे वाले का, ठीक है। मैंने वहाँ पे सॉल्व करा रखा है, तो फॉर्मूला मैं अभी भूल चुका हूँ, जिसलिए आप जाके पार्ट 1 पे इसको देख सकते हैं कैसे होगा। क्लियर, फॉर्मूला यही लगेगा। नीचे मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, NV माइनस 1 आएगा, NV माइनस 1 आएगा शायद, ठीक है। हमेशा याद रखना NV माइनस 1 ही आएगा। तो द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला इज ये -1। क्लियर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन से द पार्ट 1 video is 2 long straight wire PQ and RS is placed 20 centimeter away, ठीक है, from each other in a vacuum. The current on PQ is 4 ampere and RS is 14 ampere as shown in figure. Point M is situated at the center of PQ and RS, ठीक है। डायग्राम को देखो, डायग्राम में कह रहा है कि PQ और RS दो वायर हैं, एक गिरी 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक दूसरे से सिचुएटेड है एयर में। PQ पे 4 एम्पियर की करंट आ रही है और इस पे 14 एम्पियर की, और M पॉइंट जो है वो सेंटर में सिचुएटेड है। तो आपसे ये कुछ पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड M पे ड्यू टू PQ, मैग्नेटिक फील्ड M पे ड्यू टू RS, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन RS ड्यू टू PQ, ये सब पूछ रहा है। तो बस फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेनी है, और ये पांचों बहुत इजी है। तो स्टूडेंट, ये हमारी पहले पार्ट के लिए आपके जितने भी मैंने वहाँ सॉल्व कराए उनका इंग्लिश में आपको बताया है न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करते हुए जरूर जाएँ, और अगले पार्ट के लिए जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। अब आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। होली है, होली के बाद बहुत ही जल्द आपके पेपर है। तो हिंदी के पेपर की कैसे तैयारी आप लोग करें, उसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो इसलिए आपको अभी शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी बोर्ड में क्या काम करना है, कैसे करना है। वैसे बहुत सारी वीडियो देखो अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको यूके बोर्ड के लिए स्पेशली बताऊँगा, क्योंकि देखो मैं खुद यूके बोर्ड का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। मार्किंग कैसी होती है यहाँ पे, कॉपी कैसे चेक होती है, और मेरे हिंदी में कितने नंबर थे और मैं कैसे काम करके आया स्पेशली, ठीक है। अब ये 89 नंबर जो मैंने लिखा है ना, ये मेरे नंबर नहीं है भाई, कहीं सोचो सही में 89 है, इन्होंने तो खुद ही बोल दिया, ठीक है। अरे यार लो, ऐसे तो मैं 95 पे लिख दूंगा, ठीक है। विथ प्रूफ भी तो होना चाहिए कुछ, तो वो मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से काम करना चाहिए, आपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो ये वाली तो लाइक करना और चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।